ऑडियंस, मेरे दोस्त, मेरी बात बिलीव करने वाली है। 10 दिन के बाद वो आदमी आके माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बार इधर नहीं, एक बार उधर नहीं, एक सुर इधर नहीं, एक सुर उधर। वाह। बात हैरत की तो थी, लेकिन बात जब रफ़ी साहब की हो तो फिर हैरत भी किनारे खड़ी होकर रफ़ी साहब को हैरत से तकने लगती थी। इसको कहते हैं रफ़ी साहब। बोलते हुए मेरी आंख भर रही है और मेरे रोंगटे खड़े। रिकॉर्डिंग खूबसूरत ढंग से ख़त्म हुई और फिर प्रोडक्शन की जानिब से खूबसूरत गुलदस्ते मंगवाए गए। एक गुलदस्ता लता जी को पेश किया गया और दूसरे के लिए रफ़ी साहब आगे बढ़े तो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए यश चोपड़ा जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो दूसरा गुलदस्ता किशोर साहब को पेश कर दिया। रफ़ी साहब को दिली तकलीफ और हतक का एहसास हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। खामोशी से वहां से निकल गए और अपने गुस्से का इजहार यूं किया कि जाते जाते ज़हीर साहब से कह गए, इनसे पूरे पैसे लेना। शायद ज़िंदगी में पहली बार रफ़ी साहब का शदीद गुस्सा भी बस इसी कदर निकला। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आज जब इस गीत का जिक्र निकला तो यश जी याद आए, और यश जी याद आए तो उनकी बेरुखी याद आई, और उनकी बेरुखी याद आई तो उनका ज़र्फ याद आया, और याद आया ये वाक़या। बी आर चोपड़ा साहब मिजाज के बड़े सख्त आदमी थे और तमाम ज़माने को अपने उसूलों पर चलाना चाहते थे। यश जी उस वक्त उनके साथ ही काम किया करते थे। उसी ज़माने में उनका इश्क पामिला जी से हुआ और ये इश्क इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी कर ली। बी आर चोपड़ा साहब को जब इस बात की खबर लगी तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, लिहाजा उन्होंने एक तकरार के बाद यश जी को घर छोड़ देने के लिए कहा। उस वक्त तक पामिला जी गर्भवती हो चुकी थीं। यश जी गुस्से में बीवी के साथ घर से निकल तो आए, पर अब जाएं तो जाएं कहां। ऐसे बुरे वक्त में जब दुनिया में सारे चेहरे अजनबी बन गए थे, उन्हें एक चेहरा नजर आया और वो उनसे मिलने उनके घर चले गए। वो फरिश्ता सिफत इंसान रफ़ी साहब ही थे। जब उन्होंने यश साहब की हालत देखी तो हालात की नज़ाकत को देखते हुए वो खामोशी से उठकर अंदर गए और बाहर आकर यश चोपड़ा के हाथों में अपने पाली हिल वाले फ्लैट की चाबी थमा दी। ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई कंडीशन, ना कोई एडवांस। और यश जी रफ़ी साहब के पाली हिल वाले फ्लैट पे बीवी के साथ मुंतकिल हो गए और वहाँ तकरीबन 4 साल से भी ज़्यादा अरसा उन्होंने बिताया। इस दौरान उन्होंने भी अपनी पोजीशन हासिल कर लिया था और उनकी फिल्म आई दाग। और अफसोस का मकाम यह है कि उस फिल्म में सारे एहसानों को फरामोश करते हुए उन्होंने हवा के रुख को ही अपनाया और दाग से रफ़ी साहब की तरह ही साफ कर दिया। और फिर दूसरा आदमी की रिकॉर्डिंग के वक्त जो वाक़या पेश आया वो तो मैं बयान कर ही चुका हूं। अगर मैं ये कहूं कि इंडस्ट्री ने रफ़ी साहब के हक़ में कभी भी उनके हक़ की अदायगी नहीं की तो गलत नहीं होगा। कंपोजर्स ने भी जी खोल कर उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया। वाक़यात और सानेहात का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हम और भी चंद शख्सियतों के चेहरे लेकर आपके सामने आएंगे जिनकी कामयाबी में रफ़ी साहब ही रफ़ी साहब थे। पर वक्त के एक मकाम पर जब हालात की धूप चढ़ी तो ये लोग भी साए की तरह रफ़ी साहब से जुदा हो गए। पर जब उन्हें लगा कि उनकी कश्ती हालात के भंवर में फंस चुकी है, तब फिर या तो उन्हें खुदा याद आया या रफ़ी साहब याद आए। और ये रफ़ी साहब का ज़र्फ था कि उन्होंने सब कुछ जानने और समझने के बावजूद किसी ज़रूरतमंद को ना नहीं कहा।